हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन लेके आया हूँ। डिस्टेंस फार्मूला आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है, तो उसका डेरिवेशन मतलब उसका फार्मूला हम कैसे ऑब्टेन करेंगे वो मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगा, और उससे जुड़े हुए एक दो सवाल भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने पहले से ही ड्राइंग कर रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब आप जानते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिस्टेंस ले लिया है ओरिजिन से लेकर के ये यहाँ तक, इसका नाम दे देता हूँ ओ से लेकर के इसका नाम ए। तो ओ ए एक मैंने एक डंडा, आप समझ लीजिए कि एक डंडा मैंने ओ ए ले रखा है, जो कि ऐसे डायगनली आप कह सकते हैं कि ऐसा मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो अब मैंने पूछा है कि ए तक पहुँचने का क्या रास्ता है, मतलब ए तक अगर हमें पहुँचना हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमें कितना चलना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही काउंट करके रख लिया था। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमें पाँच 5 यूनिट चलना है, और वाई एक्सिस पे भी हमें 5 यूनिट चलना है। मैंने दो बॉक्स को 1 यूनिट की तरह काउंट किया है ना, दो बॉक्स को 1 यूनिट की तरफ काउंट किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमें 5 यूनिट एक्स एक्सिस पे चलना है और 5 यूनिट वाई एक्सिस पे। ओके, अब हमें जानना है कि ओ ए की का जो लेंथ होगा, ओ ए जो का जो लेंथ है वो कितना है। ओ ए के लेंथ की क्यों जरूरत पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है बहुत बार, क्योंकि ओ ए जो है हमें डिस्टेंस दे रहा होता है कि अगर कभी ए तक हमें जाना हो तो क्या हम ओ से लेकर के यहाँ एम तक जाएं और फिर एम से ए पे चढ़ें, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। अगर हमारे पास कोई सीधा रास्ता हो कि ओ से ए पहुँच जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो ओ से ए तक पहुंचने का जो सीधा रास्ता है इसी को हम लोग लेंथ ऑफ ओ ए कहेंगे, या डिस्टेंस ऑफ ए कहेंगे फ्रॉम ओ। तो इसको कैसे हम इवेलुएट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब बेसिक पाइथागोरस थ्योरम हम सब जानते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड का जो स्क्वायर का सम होता है, दो साइड का स्क्वायर, अगर इस साइड का नाम ए है इस साइड का नाम बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो यही हमारा सबसे जो बड़ा वाला साइड है इसका स्क्वायर होगा। तो बड़े वाले साइड का नाम अगर एल है तो ये एल के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो उस थ्योरम के हिसाब से अगर हम यहाँ पे चलें तो हम देख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर जो है वो ओ एम के स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर के बराबर होगा। इधर की ये आप जानते हैं ओ ए वही है ना, सबसे लंबा साइड यहाँ पे एल, उसका नाम एल है, यहाँ पे नाम ओ ए है, तो इसका नाम एल है। तो एल का स्क्वायर जो है वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर है। वही मैंने लिखा है ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। इसमें तो कोई दुविधा है नहीं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे चलते हैं वो हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल का ही सिस्टम तैयार करता है। तो यहाँ पे मेरे पास ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये जो मैंने लिखा है इसके हिसाब से यहाँ पे आ गया। अब आप देखिए ओ एम की वैल्यू कितनी है। ओ एम की वैल्यू है 5, है ना। एक्स एक्सिस कितना चला है, एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट चला है। ओ एम की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर। और ए एम की वैल्यू कितनी है, 5 है वो भी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। अब आप ओ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर इज 25, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 25 इज 50, है ना। तो ओ ए की वैल्यू हो जाएगी √50। अब √50 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओ ए इक्वल्स टू √50 इज 5 10 50, सो दिस इज 5 √2, 5 √2 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आप कैलकुलेट करना जानते हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 50 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से सॉल्व करेंगे। 225 जा फिर 5, 5 जा फिर 5 मल्टीप्लाई 1। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 बार 5 आया है, वो एक बार बाहर निकलेगा और 2 जो है वो अंदर में रह जाएगा। इसको ये अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आता है तो आप मेरा सर्ड से जुड़ा हुआ एक जो वीडियो है उसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन और ऐसे कम से कम 15-20 सवाल लेकर आके दिखाया। तो ओ ए की वैल्यू मेरे पास आ गई √50, या फिर मैं कह सकता हूँ 5 √2। तो ये हमारा लेंथ हो गया 5। वैसे याद रखिएगा आप कि किसी भी कभी भी अगर स्क्वायर शेप का कोई चीज़ होगा, स्क्वायर शेप का, स्क्वायर मतलब जितना लेंथ होगा अगर उतना ही ब्रेथ है, तो उसका जो डायगोनल होगा वो एक साइड आप कोई भी चुन लें इसका, जैसे ये वाला साइड है 3, तो ऑफ कोर्स ये भी 3 होगा क्योंकि स्क्वायर शेप में कह रहा हूँ ना।
तो लेंथ और ब्रेथ अगर बराबर है तो इसका जो डायगोनल होगा ना, वो एक साइड आप ले लें विच इज़ 3 और उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाए 3 √2 क्या आएगा। यही वजह है कि यहाँ पे एक साइड 5 है, ये वाला भी साइड 5 है क्योंकि स्क्वायर शेप का है ना, आधा तो है ही स्क्वायर शेप का। तो इसका जो डायगोनल होगा, जो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग 5 √2 यूनिट कहेंगे। तो ये हमारा लेंथ आ गया। लेकिन ये लेंथ नंबर में तो ठीक था। अगर नंबर की जगह अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर नहीं है, वहाँ पे एक्स और वाई के टर्म्स में है, तब हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? तो देखिए उसको भी मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं फिर से एक्स एक्सिस का एक सिस्टम तैयार करता हूँ। तो ये रहा एक्स एक्सिस का सिस्टम मैंने तैयार कर लिया, दिस इज एक्स एक्सिस। और एक दूसरा मैं वाई एक्सिस का सिस्टम तैयार कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा वाई एक्सिस का सिस्टम तैयार हो गया। अब इस सिस्टम के ऊपर मैं इस बार वेरिएबल का ही इस्तेमाल करूंगा और वही करके आपको दिखाऊंगा। चलिए मान लेता हूँ कि ये एक कोई पॉइंट है, ये कोई कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का मतलब कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, दिस इज वन कोऑर्डिनेट। और एक दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, इसका एक नाम हम लिख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट है ए, और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस पे हमें कुछ चलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे x1 यूनिट हम चले हैं, कितना यूनिट, x1 यूनिट। और वाई एक्सिस पे हम y1 यूनिट चले हैं, y1 यूनिट। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x1 कॉमा y1। और ये वाला पॉइंट जो है वो B है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस पे हम x2 यूनिट चले, मतलब x2 कदम चले हैं। अब वो कितना भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, इस समय मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। x2 यूनिट चले, और ऊपर जाने के लिए हम इतना ही y2 यूनिट चले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू है। अब आपसे बोला गया है कि आप मुझे इसमें ये बताएं कि ये जो ए बी का लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है, या फिर कह लीजिए कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है। आपको ये बताना है कि कितना है ये। पर हो गया। तो मैं इसको दोबारा बना के आपको दिखा देता हूँ। आपसे पूछा गया है कि ए बी का लेंथ कितना होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ये रहा ए और ये रहा बी, इसका अब हमें लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे? पहले तो फिर भी हमारे लिए आसान था कि भाई चलो नंबर दे रखा था तो इजी था, हम को निकाल दिया। इसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और वाई एक्सिस के पैरेलल इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल का सिस्टम तैयार हो जाए। फिर राइट एंगल ट्राइंगल का, इसको नीचे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं। ओके, ये मेरा तैयार हो गया। इसका नाम हम रख लेते हैं m, इसका नाम n, इसका नाम p, इसका नाम o, और इसको अगर ऐसे जोड़ दें इसका नाम s। अगर इस वाले कोऑर्डिनेट को अगर हम यहाँ से ऐसे करके जोड़ दें, इसका नाम l है। ये मैंने इस तरह से मार्क कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे मैं साइड में करूँगा, हमें निकालना है ए बी का लेंथ, ए बी का लेंथ। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप नोटिस करेंगे तो ए बी एम एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी एम एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसमें राइट एंगल कहाँ बन रहा है, एम पे बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी एम का स्क्वायर प्लस ए वाला पॉइंट कौन सा, ए एम का स्क्वायर। याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेट ए है हमारा, ब्लू कलर में लिखा ए एम का स्क्वायर। ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर होगा। ये बात तो आप मानेंगे। ए बी इक्वल्स टू, फिर आप ये भी मानेंगे, अंडर रूट बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर होगा। स्क्वायर जब शिफ्ट होगा तो इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब मुझे अगर किसी तरह से बी एम का स्क्वायर मिल जाए और ए एम का स्क्वायर मिल जाए, तो फिर हमारा ए बी की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी, है ना। अब हम बी एम निकालते हैं, देखते हैं कि बी एम हमारे पास कहाँ है। ओके, तो ये रहा बी एम, ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, इसको मार्क कर देते। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो मैं लिख सकता हूँ कि बी एम इक्वल्स टू पूरा बी एन माइनस
एम एन, है ना, लिख सकते हैं ना ये एम एन। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि बी एम इक्वल्स टू, ये वाला जो बी एम है जो मैंने कर्ली ब्रैकेट से दिखा रखा है, दिस इज इक्वल्स टू बी एन माइनस एम एन, ये ठीक है। तो अब मैं आगे लिखता हूँ बी एम इक्वल्स टू बी एन। अब देखते हैं कि बी एम क्या है हमारे पास, बी एन क्या है। तो देखिए बी एन, अगर ये बी वाले पॉइंट को अगर आप नोटिस करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट को नोटिस करेंगे, तो ये एक्स टू कमा वाई टू, एक्स टू कमा वाई टू का क्या मतलब हुआ, एक्स एक्सिस पे ओ से लेके एन तक, ओ से लेके एन तक हम x2 यूनिट हम आगे चले हैं, मतलब x2 कदम आगे बढ़े हैं। अगर ये 7 होता, 7,5 होता, तो आप क्या कहते, ओ से लेके n तक हम 7 स्टेप आगे बढ़े, यही तो आप कहते ना। अगर ये b की वैल्यू मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ 7,5 होता, याद रखिएगा प्योरली एग्जाम्पल के लिए लिखा है ताकि आप विजुअलाइज कर सके, समझ सके। अगर ये 7,5 होता तो इसका क्या मतलब होता कि हम O से लेके N तक 7 स्टेप चले हैं और ऊपर कितना गए हैं, 5 स्टेप। यही है ना 7,5 का मतलब, कि ये x एक्सिस पे हम 7 कदम आगे चले हैं और y एक्सिस पे 5 कदम आगे चले हैं, यही मतलब होता। मैं रिपीट कर रहा हूँ 7,5, बस एक नंबर मैंने ले लिया आपको ठीक से विजुअलाइज कराने के लिए, समझाने के लिए। तो उसी तरह से अगर x2 y2 है मेरे पास, तो O से लेके N तक हम कितना चले हैं, x2 चले हैं, और N से लेके B तक कितना चले हैं, y2 चले हैं। तो मतलब Bn क्या है, हमारे पास y2 है, तो ये जो Bn है इसको हम लिख लेंगे y2 माइनस, अब Mn लिखते हैं, Mn ओके। तो Mn देखते हैं कि कितना है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या है, a की वैल्यू क्या है, x1 y1 है ना, x1 y1, ये x1 y1 है, जब ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए वो टच हो रहा है, तो शायद आपको x2 दिख रहा है, ओके। तो देखिए x1 y1 का मतलब क्या हुआ। अब x1 y1 का नंबर भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ सो दैट कि आपके लिए इजी रहेगा। x1 y1 की जगह भी मैं एक नंबर रख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 1,2, ठीक है। बस एक आपको विजुअलाइज कराने के लिए कि आप अच्छे से समझ सके, और कुछ नहीं है, अदरवाइज 1,2 का यहाँ कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो अब मुझे x1 y1 मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, जो a वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ वाइट, ऐसे करके सर्कल कर। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले x1 कदम चलना पड़ेगा, या फिर के लिए 1 स्टेप चलना पड़ेगा, और फिर ऊपर जाना है 2 स्टेप, है ना, 1,2 का ये मतलब हुआ। उसी तरह से x1 y1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि O से लेके P तक हमें x1 स्टेप चलना है, और P से लेके ये वाले पॉइंट तक, जिसको ए कह रहे हैं हम लोग, ए ये वाला कोऑर्डिनेट ही लिखा हुआ है, ओ पी से लेके ए तक हम लोगों को कितना चलना है, y1 स्टेप, गुड। तो ये हमें y1 स्टेप चलना है। अगर ये वाला y1 स्टेप चलना है, तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे किसी को पहुंचना होगा, तो ओ से लेके n तक x2 चलना है, जिसको हम लोगों ने यहाँ 7 का है, मान लीजिए 7 यूनिट चलना है। तो यहाँ ओ एम से एन से लेके एम तक हमें कितना चलना होगा, ये वाला कितना है, तो जितना ये है उतना ही तो ये है ना। अगर आप इसको रेक्टेंगल की तरह देखेंगे तो अपोजिट साइड से इक्वल होता है, तो ये अगर y2 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी तो y2 होगा ना, ये वाला भी y2 होगा, ये वाला भी y2 होगा, ठीक है। तो mn कितना हुआ, y2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी AP y2 है, ये वाला याद रखेगा, ये पॉइंट जो है a है, a का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, और s जो है इस लाइन को यहाँ मीट करा है, वो वाला s है। चलिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं s को हटा देता हूँ, आपको शायद दिक्कत। चलिए अब mn की जगह मैं y1 लिख सकता हूँ, ये मैंने mn की जगह y1 लिख लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास bm निकल चुका है, अब bm का स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, वो तो काम हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, am चाहिए। अब am जरा हम निकालते हैं, am देखते हैं क्या है हमारे am, am चाहिए। am कहाँ से आ गई, अच्छा a, सॉरी a तो ये वाला पॉइंट है, और m ये वाला, am चाहिए। तो am इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दें तो ये रेक्टेंगल सिस्टम है, तो am जो है वो किसके बराबर है, pn के बराबर है ना, pn के बराबर, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अगर ये pn के बराबर है, तो अगर मुझे pn की वैल्यू चाहिए, तो pn को हम निकाल सकते on माइनस ओपी। यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हम मेजर कर लें, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मेजर कर लें,
और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर घटा दें उसमें से, जो बच जाएगा वो तो यही वाला बचेगा ना, पी एन ही बचेगा। तो पी एन की जगह तो मैं पी एन भी लिख देता हूँ, ठीक है। पी एन और ए एन दोनों बराबर है, और ए एम किसके बराबर है या पी एन किसके बराबर है, ओ एन माइनस ओ पी के, ओ एन माइनस ओ पी के बराबर। अब ओ एन कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितना है, मतलब ओ से लेके एन तक कितना चलना है। आप यहाँ लिखा है ना मैंने 7 यूनिट, 7 को क्या दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, x2 यूनिट। तो ये हमारे पास x2 यूनिट हो गया, माइनस ओपी कितना चलना है, तो ये मैंने लिखा है ना यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट चलना है। देखिए 1 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 चलना है, और इसी 1 को दूसरे नाम से जाना है मैंने x1, तो मतलब यहाँ से यहाँ कितना चलना है, x1 यूनिट चलना है। तो ये हो गया x1, ठीक है। अब आप इसको यहाँ प्लग कर दीजिए, तो अब आप लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स, ए बी इक्वल्स बी एम स्क्वायर, ए बी इक्वल्स रूट ओवर बी एम स्क्वायर। बी एम का मतलब हमारे पास है ना y2 माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ना। बी एम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर का मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस ए एम स्क्वायर। ए एम हमारे पास कितना है, x2 माइनस x1 का गिरा। तो इस तरह से आपको ये जो मिला है, इससे आपको ए और बी के बीच की दूरी मिल जाएगी, और इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप लेंथ फार्मूला के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा ए से लेके बी तक की दूरी को कभी भी दे देगा। बहुत बार बच्चे इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा पहले लिखना है, x2 या x2 वाला टर्म, या क्योंकि देखिए आप बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो आप कोई भी टर्म लिखेंगे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बहुत बच्चे इस बारे में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें y2 माइनस वाई वन लिखना है या y1 माइनस वाई टू लिखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप कुछ भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए एक्स ए माइनस बी जो होता है, ए माइनस बी बराबर नहीं होता है बी माइनस ए, दिस इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये याद रखिए, दिस इज नॉट इक्वल। लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा, ये ध्यान रखिए आप हमें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ए अगर हमारे पास 7 है और बी अगर हमारे पास 3 है, तो आप देखिए मैं करके दिखाता हूं। तो ए माइनस बी होगा हमारे पास 7 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 4, 4 आ गया। और b माइनस ए कितना आएगा, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, b माइनस ए इज 3 माइनस 7 विच इज माइनस 4, ठीक है। अब आप देखेंगे a माइनस बी तो 4 है और b माइनस ए माइनस 4 है, क्या दोनों बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, है ना। लेकिन अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें, तो 4 का स्क्वायर कर दें और -4 का स्क्वायर कर दें, तब देखेंगे कि क्या दोनों बराबर है। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, और -4 का स्क्वायर कर देंगे तो भी 16। अब हम देखेंगे कि दोनों बराबर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों बराबर होता है, लेकिन अगर बिना स्क्वायर के है तो बराबर नहीं है। उसी तरह से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आप लिख लीजिए, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूँ, इससे एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास x एक्सिस है, ये रहा मेरे पास एक एक्सिस है, और y एक्सिस भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा हमारे पास y एक्सिस भी मैंने ड्रॉ कर ली। अब आपसे कोई ये पूछ दे कि अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, एक एज्यूम कर लेते हैं कि आ, जैसे ये रहा एक -1 -2 -3, किसी ने आपसे पूछा है कि एक कोऑर्डिनेट है -3, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 3, 0, तो ये रहा A1, ये रहा 2 और ये रहा 3, ये है 3, 0, इसके बीच में डिस्टेंस बताइए। तो क्या हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, आप शौक से लगा सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब एक डंडा आप समझ लीजिए कि उस डंडे का मेजरमेंट करना है, तो आप ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, जैसा आपको वो फार्मूला जब लगाना है आप तब लगा सकते हैं। तो क्या इस पे लगा सकते हैं कि नहीं, तो आंसर है बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इस पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई है आपसे, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ये पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ओरिजिन से इधर कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट डिस्टेंस है ना। -3 लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जाता है। मैथ्स में माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है, या इसी तरह के किसी चीज़ों को दिखाता है। वो माइनस का मतलब सिर्फ ये बता रहा होता है कि ये लेफ्ट साइड में है। नंबर अभी भी 3 है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर से अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वो 3 किलोमीटर है, अगर 3 किलोमीटर नॉर्थ जाए तो +3 लिख दिया आपने, और अगर साउथ में जाना हो तो आप कैसे उसको बताएंगे? दो तरीका है आपको बताने का। आप किसी को बताएंगे तो ये बताएंगे कि भाई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप नॉर्थ में जाओ, तो आपने वर्ड यूज़ किया नॉर्थ, और 3 किलोमीटर आप साउथ में जाओ तो आपने दूसरा वर्ड यूज़ किया साउथ। तो ये डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया आपने कि एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है। अगर कोई नॉर्थ और साउथ नहीं बताएगा तो दूसरा तरीका क्या है कि 3 किलोमीटर इधर जाओ और 3 किलोमीटर इधर जाओ। ये भी आपने डिस्टिंक्शन क्रिएट किया ना, हाथ से बताया ना कि किधर जाना है किधर जाना है। लेकिन मैथ्स को अगर बताना हो तो कैसे बताएगा? मैथ्स तो आदमी नहीं है, वो तो खड़े होकर नहीं बताएगा आपको। तो मैथ्स में अगर यही बात अगर हमें एक्सप्लेन करनी होती है तो हम प्लस और माइनस से बताते हैं, क्योंकि 3 जाने का मतलब एक डायरेक्शन में और -3 जाने का मतलब दूसरे डायरेक्शन में, लेकिन यूनिट उतना ही है। किलोमीटर अगर आप कहना चाहते हो तो किलोमीटर उतना ही है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे, यहाँ से लेकर के लेफ्ट साइड में 3 यूनिट आप गए, क्योंकि ये लेफ्ट है इसलिए माइनस है, और यहाँ से यहाँ अगर हम गए तो ये +3 यूनिट है, +3 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? अगर एक डंडा है तो ऐसा तो है नहीं कि एक डंडे को अगर आप ओरिजिन से आधा इधर रखेंगे आधा इधर रखेंगे तो डंडा कहेगा अच्छा ओरिजिन से तुमने इधर रखा है मुझे, तो मैं माइनस हो गया, और इधर रखा है तो प्लस हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो अच्छा मेरा कोई लेंथ ही नहीं है। क्या डंडे का कोई लेंथ नहीं होगा? जरूर होगा डंडे का लेंथ। ठीक है, माइनस, आप डंडे का लेंथ माइनस नहीं बता रहे हैं, वो कहाँ खड़ा है उस पॉइंट को आप बता रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे खड़ा है और वो पॉइंट नेगेटिव में है, उससे डंडे का लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर मुझे कल को आप कह दीजिएगा कि किसी ऐसी जगह जाके खड़ा हो जाना जो कि मान लीजिए कि पानी के में अंदर जाके, तो क्या मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? मैं तो फिर भी हूँ, और अगर पहाड़ पे खड़ा हूँ तो भी मैं ही हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे डंडे को अगर आप नेगेटिव साइड में रखेंगे तो भी डंडा ही रहेगा, उसका मेजरमेंट रहेगा, और पॉजिटिव साइड में रखेंगे तो भी वो डंडा रहेगा और वो उसका मेजरमेंट रहेगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अगर ये -3 है तो मतलब 3 यूनिट का डंडा यहाँ पे भी और 3 यूनिट का डंडा यहाँ पे भी, तो ओवरऑल कितना होगा? 6 यूनिट का डंडा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस वाले में अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो आप डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे? देखिए, इसका नाम ए रख लीजिए, इसका नाम बी रख लीजिए, और ए बी के बीच की दूरी निकालिए। कैसे निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी? ये देखिए, रूट ओवर, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, इससे आपको फॉर्मूला पूरी तरह से याद हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ x2 y2 x1 y1 कौन है ये तय करना बहुत ज़रूरी है, और इसी में दिक्कत हो सकती है। देखिए, आप किसी को भी x1 y1 ले लीजिए, लेकिन हमेशा नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो 1 2 3 4 होता है। लेफ्ट टू राइट नंबर लाइन पे मूवमेंट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए। तो क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहते हैं तो इसका नाम x1 रख दीजिए, और जाहिर सी बात है x1 के साथ वाले का ही नाम y1 होगा, और इसका नाम x2 रख दीजिए, इसका नाम y2 होगा। लेकिन अगर आपको लगता है इसको x1 y1 रखना है, इसको x2 y2 रखना है, तो आप शौक से रख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग ठीक से प्लॉट कर देंगे, बस प्लॉट करेंगे मतलब प्लग करेंगे। x2 हमारे पास क्या है? 3 है तो 3 रखेंगे। x1 हमारे पास क्या है? देखिए -3 है तो -3 रख देंगे, माइनस पूरे का होल प्लस। y2 हमारे पास क्या है? 0, तो 0 रखेंगे। y1 हमारे पास क्या है? 0, तो 0 रख देंगे। तो ये हमारा, अब आप देखें, रूट ओवर, ये 0 माइनस 0 तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। 3 प्लस 3, ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 3 कितना होता है? 6, 6 का स्क्वायर 36, और रूट ओवर 36 कितना होता है? तो 6। देखिए अभी मैंने कहा था ना 3 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, तो टोटल 6 यूनिट है। ये आ गया ना 6 यूनिट, सेम ही आ गया। तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आप यूनिट जरूर लिखेंगे। अगर कोई यूनिट नहीं भी दिया हुआ है और डिस्टेंस वर्ड यूज़ किया गया है तो आप यूनिट खुद अपनी मर्जी से लगा देंगे। एक क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि कभी आपसे पूछा गया है कि एक पॉइंट है ए, और वो है 5, -1,
और दूसरा पॉइंट है बी विच इज़ -1, 7। बोला इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताइए आप कितना। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे बताएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी बतानी है इसलिए ए बी लिख लिया। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, बिना फॉर्मूले का मत बनाइएगा, क्योंकि फॉर्मूले की वजह से भी आपको कुछ मार्क्स मिलता है, और मार्क्स से ज़रूरी है कि इसी बहाने आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। और डेरिवेशन अगर आप समझ के रखेंगे तब तो इससे बेहतर कुछ नहीं, कि डेरिवेशन का यूज़ अलग अलग जगह पे होगा। अब हम इसको मैं आपको समझाता हूँ। y2 माइनस y1 है, तो y2 आप इसका नाम x1, इसका नाम y1, इसका नाम x2, इसका नाम y2। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसका x2 y2 रख दें, इसका x1 y1 रख दें, बट ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसका नाम x1 इसका नाम y2, ऐसा मत करिए। x1 y1, x2 y2। अब मैं y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास कितना है 7, 7 माइनस y1 हमारे पास कितना है, देखिए -1, ये लिख देता हूँ मैं -1, और इस पूरे का स्क्वायर है, प्लस x2 माइनस x1, तो कितना है हमारे पास माइनस। अब इस बार अगर आप चाहते हैं कि x1 माइनस x2 करना, आप कर सकते हैं। x1 कितना है 5, माइनस x2 कितना है -1, है ना। तो दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 का होल। अब देखिए 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर है। अगर उल्टा करते तब देखते हैं क्या होता है। x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारे पास -1, माइनस x1 क्या है 5, और इसका स्क्वायर। अरे ये तो बहुत अलग आ गया है ना, आप लोगों को लग रहा होगा एक ही है दोनों। देखिए अगर मैं इसको एक बड़ा ब्रैकेट लगा लूँ, इन दोनों में से मैं अगर चाहूँगा तो माइनस कॉमन ले सकता हूँ, है ना, और माइनस कॉमन लेके 1 प्लस 5 लिख लूँगा, और फिर इस पूरे पे ब्रैकेट लगा दूँ। अब देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। 1 प्लस 5 का स्क्वायर रह गया ना, 5 प्लस 1, वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस दिखने में फर्क पड़ सकता है। 7 प्लस 1 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर 6, प्लस 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 कितना होता है 100। अब आप देखें √100 की वैल्यू कितनी होगी, ये 10 यूनिट आपका डिस्टेंस आ गया ए। मुझे विश्वास है कि ये जो दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। इससे जुड़ा हुआ और ऑफ कोर्स बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जब डेरिवेशन करवा लूँगा फिर मैं इसका काफ़ी सारे सवाल लेकर के आप लोगों के बना के आपको दिखा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।